बचपन से ही मुझे वीडियो गेम्स का एक अलग ही चस्का था। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था और टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तब गेमिंग ही मेरा इकलौता सहारा बनी और धीरे-धीरे ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज को अगर आप जरूरत से ज्यादा वक्त दो, तो वो बोरिंग लगने लगती है। मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे अब वीडियो गेम्स खेलने में वो पुराना वाला मजा ही नहीं आ रहा था। दिक्कत गेम के जॉनर में नहीं थी। असल में हर साल जो नए गेम्स आ रहे थे, वो मुझे बहुत ही बकवास और एवरेज लगते थे। सबकी स्टोरी लाइन और बैकग्राउंड लगभग एक जैसे होते थे। किसी भी गेम में कोई गहराई नहीं थी। मैं इन घिसे-पिटे गेम्स से बुरी तरह पक चुका हूं। काश कुछ ऐसा नया और स्पेशल मिले, जिसे खेलने में असली मजा आए। तभी मेरी नजर इस गेम पर पड़ी, डंजन एंड स्टोन। ये किस तरह का गेम है भाई? ये एक सिंगल प्लेयर आरपीजी गेम था, जिसे किसी नए डेवलपर ने बनाया था। आजकल के ज़माने में इसमें पुराने स्टाइल के 2D पिक्सेल आर्ट ग्राफिक्स थे, जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्या बकवास है! ये गेम सिर्फ इंग्लिश सपोर्ट करता है? पता नहीं मुझे पसंद आएगा भी या नहीं। खैर छोड़ो, वैसे भी फ्री है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। अच्छा, तो अब मुझे इनमें से कोई एक कैरेक्टर चुनना है? चलो, कोई भी चुन लेता हूँ। वैसे भी मैं इसे कौन-सा बहुत लंबे समय तक खेलने वाला हूँ। अरे वाओ! कितने टाइम बाद मैं कोई ऐसा गेम खेल रहा हूँ जो पोर्ट्रेट व्यू में है। चलो देखते हैं, अब इसमें करना क्या है। सच कहूं तो मेरी उम्मीदें बिल्कुल गलत साबित हुईं। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यह गेम मुझे इस कदर पसंद आ जाएगा। क्या सुबह के 8 बज गए? भाई, मुझे इस गेम से कब प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। ये गेम सच में एक छुपा हुआ खजाना था। लेकिन इस गेम की कुछ ऐसी खूबियां थीं, जो इसे बाकी गेम से अलग, बहुत अट्रैक्टिव और साथ ही साथ हद से ज्यादा इरिटेटिंग बनाती थीं। जैसे कि गेम में आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट कैरेक्टर्स की टीम बनानी ही पड़ती थी। और सबसे खतरनाक बात, अगर आपका कैरेक्टर एक बार भी मरा, तो आपको पूरा गेम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना पड़ता था। कोई चेक पॉइंट नहीं। मैं स्टेज क्लियर करने के बिल्कुल करीब था, लेकिन सब खराब हो गया। पर इसके बाद मैं इस गेम में इस कदर डूब गया कि मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। ये गेम दुनिया भर में इतना फ्लॉप था कि इंटरनेट पर इसका कोई गाइड भी नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस गेम को मैं अकेले ही बिना किसी मदद के पूरा क्लियर करके दिखाऊंगा, चाहे इसमें मेरी पूरी जिंदगी ही क्यों ना निकल जाए। और बस, फिर क्या था? जब मैं हॉस्पिटल में था तब भी मैंने यही गेम खेला। जब मैं अपनी सोशल सर्विस निभा रहा था तब भी यही खेला, कॉलेज के दिनों में। और यहां तक कि जॉब पर आते जाते वक्त भी डंजन एंड स्टोन इकलौता ऐसा गेम था जिसे मैं पागलों की तरह खेलता रहा। साला फिर मर गया। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर ट्राई करूंगा। एक बार और, फिर से। देखते ही देखते 9 लंबे साल गुजर गए। आखिरकार मैं यहां पहुंच ही गया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली से गेम को पूरा करने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? हमारे इस दीवाने किरदार को ही देख लीजिए, पूरे 9 साल। जी हाँ, उसने अपनी जिंदगी के पूरे 20 से 30 साल का सबसे कीमती वक्त सिर्फ इस एक गेम को जीतने में झोंक दिया। और आखिरकार 9 साल की कड़ी तपस्या के बाद वो इस गेम के सबसे आखिरी और सबसे खूंखार पड़ाव तक पहुंच ही गया, जिसका नाम है गेट ऑफ द एब्सिस। एक ऐसा दरवाजा जहां आज तक दुनिया का कोई भी प्लेयर नहीं पहुंच पाया था। वो जैसे ही उस आखिरी बॉस के रहस्यमयी कमरे के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अजीब सी डरावनी चेतावनी चमकती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, क्या तुम सच में इस कालकोठरी में कदम रखना चाहते हो? याद रहे, एक बार अंदर जाने के बाद यहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अब भाई, 9 साल मेहनत करने के बाद कोई वापस थोड़ी ना मुड़ेगा। हमारे हीरो को लगता है कि ये गेम का कोई सस्ता तरीका है उसे डराने का। वो थोड़ा मुस्कुराता है और बिना एक पल गंवाए माउस से यस पर क्लिक कर देता है। वो मन ही मन सोचता है, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि मैं पहली बार में इस फाइनल बॉस को नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि उसकी ताकत, उसके मूव्स और उसके पैटर्न्स को समझना है, ताकि अगली बार एक तगड़ी स्ट्रेटजी के साथ उसे धूल चटा सकूं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला था। जैसे ही वो यस दबाता है, एक जोरदार डिंग की आवाज होती है
और स्क्रीन पर लिखा आता है, ट्यूटोरियल सक्सेसफुली क्लियर्ड। ट्यूटोरियल जिसे वो 9 साल से फाइनल गेम समझ रहा था, वो सिर्फ एक मामूली ट्यूटोरियल था। इससे पहले कि उसका दिमाग इस झटके को संभाल पाता, अचानक गेम की पूरी भाषा कोरियन में बदल जाती है। वो चिल्ला उठता है, अरे! ये क्या बकवास है? ये गेम तो सिर्फ इंग्लिश सपोर्ट करता था। फिर अचानक ये कोरियन कहाँ से आ गई? और मैंने इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने में अपना कितना समय बर्बाद कर दिया। तभी कंप्यूटर की स्क्रीन से एक ऐसी तेज, अंधा कर देने वाली नीली रोशनी निकलती है, जो पूरे कमरे को घेर लेती है। और उसके साथ ही उसके पूरे शरीर में एक ऐसा असहनीय चीर देने वाला दर्द उठता है, मानो उसकी रूह को कोई खींच रहा हो। वो तड़प उठता है और दर्द के मारे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। जब उसकी चेतना वापस आती है और वो धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलता है, तो जो नज़ारा उसके सामने था, उसने उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी। जहां उसके कमरे में एलईडी लाइट्स होनी चाहिए थीं, वहां दीवारों पर डरावनी मशालें जल रही थीं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उसके आसपास आधुनिक लोग नहीं, बल्कि बेहद हट्टे-कट्टे, डरावने और खूंखार दिखने वाले प्राचीन योद्धा खड़े थे, जो आपस में फुसफुसा रहे थे। तभी सामने मंच पर खड़ा एक अजीब सा बूढ़ा आदमी पूरे जोश में चिल्लाता है, बधाई हो, युवा योद्धाओं! आज तुम सब इस पवित्र भूमि को छोड़कर एक सच्चे और महान योद्धा बनने की राह पर कदम रखोगे। इसलिए आगे बढ़ो और अपनी पसंद का कोई भी एक हथियार चुन लो। हमारा किरदार पूरी तरह अवाक था। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो खुद से पूछता है, हथियार? कैसा हथियार? और सबसे बड़ी बात, मैंने तो ये भाषा कभी सीखी ही नहीं। फिर भी मैं इसका एक-एक शब्द इतनी साफ-साफ कैसे समझ पा रहा हूं? आखिर मैं हूं कहां? वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। ठीक है, ठंडे दिमाग से सोचो। अगर ये सच में किसी बेहद कठिन गेम का वो बेरहम प्रोलॉग यानी शुरुआती हिस्सा है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे बिना वक्त गंवाए ये पता लगाना होगा कि यहाँ चल क्या रहा है, और जितनी हो सके उतनी जानकारी जुटानी होगी। तभी अचानक उसका ध्यान अपने खुद के हाथों पर जाता है। वो चौंक उठता है। उसके हाथ पहले से कहीं ज्यादा चौड़े और मजबूत हो चुके थे। जब वो अपने शरीर को देखता है, तो उसकी छाती और बाजुओं पर ऐसे कट्स और भारी मसल्स थे जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। वो अपने हाथों की मुट्ठी बंद करता है और उन्हें हिलाकर देखता है। वो मसल्स पूरी तरह उसकी मर्जी से काम कर रहे थे। अब उसे इस खौफनाक सच का एहसास हो चुका था कि ये कोई सपना नहीं है। यह अब उसका असली शरीर था। वो सच में उस खतरनाक गेम की दुनिया के अंदर जिंदा पहुंच चुका था। सेरेमनी शुरू होती है और ट्राइबल चीफ चिल्लाकर सभी वॉरियर्स से कहता है, जिस किसी का भी नाम मैं पुकारूं वो सीधे इस ऑल्टर के पास आएगा। तभी चीफ अगला नाम पुकारता है, कुजाक, पेंडिन का तीसरा बेटा, आगे आओ। कुजाक बिना किसी डर के आगे बढ़ता है। ऑल्टर पर आग की लपटें उठ रही होती हैं और माहौल में एक अलग ही फियर और टेंशन छा जाता है। कुजाक आगे बढ़कर ऑल्टर पर रखे एक हैवी वेपन पर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करता है और एक ही झटके में उस टू हैंडेड बैटलैक्स को हवा में उठा लेता है। चीफ उसके चॉइस से खुश होकर कहता है, टू हैंडेड बैटलैक्स, बेहद शानदार चॉइस। कुजाक, तुमने एक ट्रू वॉरियर के रूप में अपनी जर्नी शुरू कर दी है। इसके बाद चीफ अगला नाम कॉल करता है, अनीस, पेंडिन की दूसरी बेटी, स्टेप फॉरवर्ड। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगती हैं और वो मन ही मन सोचता है, ये ये सब कितना फैमिलियर लग रहा है। तभी अनीस आगे बढ़ती है और एक शॉर्ट स्पीयर उठाती है। चीफ खुशी से कहता है, अ शॉर्ट स्पीयर, हमारे क्लैन की बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट। चीफ सभी वॉरियर्स को ब्लेस करते हुए चिल्लाता है, मे देयर बी ग्लोरी ऑफ राफडोनिया इन द पाथ ऑफ दीज यंग वॉरियर्स। राफडोनिया? यह नाम सुनते ही हमारे हीरो के होश उड़ जाते हैं। उसके फेस पर क्लियर डर देखा जा सकता है। उसका दिमाग घूम जाता है और वो शॉक्ड होकर बोलता है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। ये तो डंजन एंड स्टोन गेम की दुनिया है। हाँ दोस्तों, हमारा मेन कैरेक्टर किसी तरह इस डेंजरस आरपीजी गेम के अंदर इसेकाइड हो चुका है। उसके दिमाग में गेम की सारी मेमोरीज आने लगती है। कैसे उसने बारबेरियन क्लास सिलेक्ट की थी और 20 ईयर्स तक इस गेम को खेला था। लेकिन अब वो सिर्फ एक गेमर नहीं था, वो खुद एक बारबेरियन बन चुका था, जो अभी डंजन में एंटर करने वाला था। लेकिन इस गेम का एक सबसे बड़ा रूल था,
जो भी नए प्लेयर्स होते हैं उनमें से हाफ से ज्यादा लोग पहले ही डंजन में मारे जाते हैं। पास में खड़ा एक और बारबेरियन घबराकर बकवास करने लगता है। एंड नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर डेथ का फियर साफ दिख रहा था। वो कंट्रोल खो बैठता है और चिल्ला उठता है, ये तो डंजन एंड स्टोन गेम है, मैं यहां क्या कर रहा हूं। उसने एक्सीडेंटली गेम का नाम ले दिया था, और बारबेरियन ट्राइब में इस तरह की बातें करना एक बहुत बड़ा सिन था। अचानक माहौल बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और चीफ की बेहद स्कैरी वॉइस गूंजती है। बिना परमिशन के इस तरह के वर्ड्स किसने बोले? चीफ की आईज में से फायर निकल रही होती है। उसका ऑरा इतना डेंजरस होता है कि आसपास के लोग कांपने लगते हैं। चीफ उस स्केयर्ड बारबेरियन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, वॉज इट यू? वो लड़का डर के मारे चिल्लाता है, नो, मैं नहीं था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चीफ उसकी एक नहीं सुनता और गरजते हुए कहता है, तुम पर किसी ईविल स्पिरिट का साया है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चीफ अपनी एक्स से एक ही झटके में उस लड़के का हेड बॉडी से अलग कर देता है। स्लाइस। खून के छींटे हमारे मेन कैरेक्टर के फेस पर गिरते हैं और सभी लोग ब्लैंक हो जाते हैं। बैडम। पैडम। मेन कैरेक्टर का हार्ट जोर जोर से बीट करने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, आखिर इस एग्जीक्यूशन का क्या मीनिंग था। वो समझ जाता है कि अगर उसने जरा सी भी वीकनेस दिखाई या ये रिवील किया कि वो इस वर्ल्ड का नहीं है, तो अगला हेड उसी का कटेगा। इस ब्रूटल एग्जीक्यूशन के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को गेम के रूल्स समझ आने लगते हैं कि इस गेम में रियल ह्यूमंस स्पिरिट पॉसेसेड कंसीडर किए जाते हैं और ऐसी गलती करने वालों का एंड डायरेक्ट डेथ होता है। वो समझ जाता है कि उसे बिना किसी को पता चले इस सेरेमनी को शांति से कंप्लीट होने देना होगा। लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। चीफ एक के बाद एक नाम पुकार रहा होता है। नेक्स्ट, सिरम रेनेकी का चौथा बेटा, स्टेप फॉरवर्ड। ऐसे ही एक एक करके सभी बारबेरियंस आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का दिमाग ब्लैंक हो चुका होता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं होता कि इस बारबेरियन बॉडी में उसका एक्चुअल नेम क्या है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगती हैं। चीफ कंटिन्यूअसली चिल्लाए जा रहा होता है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। उसका दिल धड़क रहा होता है। अगर चीफ ने उसे स्पॉट कर लिया या नेम कॉल होने के 2 सेकंड्स बाद तक वो आगे नहीं बढ़ा, तो उसे भी इविल स्पिरिट समझकर वहीं खत्म कर दिया जाएगा। तभी चीफ अपनी पूरी जान लगाकर चिल्ला उठता है, ब्योरन यांडेल का बेटा, स्टेप फॉरवर्ड। चीफ के गरजते ही हमारा हीरो एक गहरी सांस लेता है, घूंट निगलता है और अपना पहला स्टेप आगे बढ़ाते हुए मन ही मन सोचता है, दैट हैज टू बी माई नेम, होपफुली। और यहीं पर सर्वाइविंग द गेम एज अ बारबेरियन का एपिसोड एक एंड हो जाता है।